गुड इवनिंग गाइस। तो हम अपनी मई की मैगजीन कर रहे थे, तो इसमें हमने ऑलरेडी 3 सेक्शंस कर लिए हैं, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इकोनॉमी। तो आज हम अपना सिक्योरिटी का स्टार्ट करते हैं और सिक्योरिटी को आज ही ख़त्म कर देंगे। तो इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शेखातर कमेटी रिकमेंडेशन। अभी क्या है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हमने एक शेखातर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ इसकी 3 रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और इम्प्लीमेंट भी किया है। जो शेखातर कमेटी थी उसने क्या रिकमेंड किया है, देखो गाइज, एक एग्जाम में आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि शेखातर कमेटी किससे रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो इसने 3 रिकमेंडेशन की है कि हमें रोड कंस्ट्रक्शन को स्पीड अप करना चाहिए, जिससे हम जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बॉर्डर एरियाज़ में उनको क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। इसने ये बोला है कि जो भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ये रोड कंस्ट्रक्शन वर्क को लीड करता है, हमें क्या करना है, इसको एनहेंस करना है और ईपीसी मोड को भी मैंडेटरी करना चाहिए। ईपीसी मोड क्या है, ये रोड कंस्ट्रक्शन के अंडर जो PPP मोड होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड है, उसी के अंदर एक ईपीसी मोड होता है। इसमें 100% सेंटर फंड करती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये तब हम करते हैं जो वर्क्स मोर देन 100 करोड़ का होता है। ईपीसी मोड में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का काम क्या होता है, वो रोड का सारा कंस्ट्रक्ट करती है, लेकिन उसका कोई रोड की ओनरशिप में कोई रोल नहीं होता, ना ही टोल कलेक्शन में और ना ही मेंटेनेंस, क्योंकि वो 100% सेंटर फंड करता है। इसमें क्या है, इसमें हमने बात करी कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्लांट से इक्विपमेंट या मशीनरी को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या है, जो प्रोक्योरमेंट पावर है हम उसे एनहेंस करेंगे। जो अभी बीआरओ को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 7.5 करोड़ रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये तक की हम क्या करेंगे, मदद करेंगे। इसमें हम डोमेस्टिक या फॉरेन कोई भी प्रोक्योरमेंट इनको देके इनकी एनहेंस करेंगे। अभी जो है बीआरओ, उसने अभी रिसेंटली एडवांस इक्विपमेंट को इंडक्ट किया है, जैसे हॉट मिक्स प्लांट या रिमोट ऑपरेटेड हाइड्रोलिक रॉक ड्रिल्स। इनको न्यू टेक्नोलॉजी को कहाँ यूज़ किया, जैसे जियो टेक्सटाइल्स वगैरह को। फील्ड ऑफिसर्स को भी इन्होंने फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी है, जिससे फास्टर फाइनेंशियल क्लोजर हो सके वर्क्स में। क्या होता है कि अभी क्या है, हमने एलोकेट कर दिया उन्हें कि हाँ इतना बजट हमने बीआरओ को एलोकेट किया है, बट वो इतनी जल्दी क्लियर नहीं होता। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, कुछ अलग से फील्ड ऑफिसर्स को लगाया है, जिसमें क्या है, वो इजीली फास्टर फाइनेंशियल का क्लोजर करेंगे। इन्होंने ये बोला, जो भी लैंड एक्विजिशन है, जैसे अब आपको रोड कंस्ट्रक्ट करने हैं, लैंड भी आपको एक्वायर करना पड़ेगा, या फिर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उनसे भी आपको क्लियरेंस लेने पड़ेंगी। तो ये भी एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ही पार्ट बोल दिया, और ये बताया है कि जब तक 90% स्टैट्यूटरी क्लियरेंस नहीं मिल जाएगी लैंड की, तब तक हम उस वर्क को स्टार्ट नहीं करेंगे। ये हमने भी परसों भी पढ़ा था, अगर आप डेली करंट अफेयर्स मेरे आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें ये बताया था, ठीक है। तो अभी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये है क्या, ये 1960 में आई थी ये बॉडी, ये रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये क्या करती है, रोड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करती है, स्पेशली कहाँ पे, जो बॉर्डर एरियाज़ में है। ये क्या करती है, रोड कंस्ट्रक्ट करती है, मेंटेनेंस करती है अलोंग द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न फ्रंटियर। बीआरओ को एक हैज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड रोड्स, ये इसने रोड्स को कंस्ट्रक्ट भी किया है कहाँ पे, जो हमारी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज जैसे भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, वहाँ पे भी इसने रोड को क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। अब ये कि हमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड क्यों है, देखो क्योंकि हमें नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में हमें नीड है, क्योंकि हमें पता है कि जो इंडिया का बॉर्डर है वो बहुत वल्नरेबल है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, और अभी आजकल तो नेपाल भी तंग कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ कल्चरल रेडिकलिज्म भी है, पैट्रोनेज ऑफ टेररिज्म का एक बहुत बड़ा इशू है नेबरिंग कंट्रीज है, जिस वजह से हमें नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में हमें अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना है, इंप्रूव करना है। मैचिंग नेबरिंग कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या है, जो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, उसकी वेल डेवलप्ड रोड्स हैं, रेलवे लाइंस हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह, तो हमें उसके स्टैंडर्ड को भी मैच करना है। तीसरा है कि जो लोग यार बॉर्डर एरिया के साइड में रह रहे हैं, उनके लोगों के वेलबींग को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है, सो दैट उनकी जो लाइफ है वो भी सेफ़ रहे, सिक्योर रहे, जो भी बॉर्डर्स के साइड में लोग रहते हैं। टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी करनी है। कुछ है, कभी कभी क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की लैक की वजह से आप वो स्ट्रेटजीज़ नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते जो आपने सोचा हुआ होता है। और ये है कि अगर ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो वो इजीली होगा कि हम जो वहाँ से हैवी आर्टिलरी, हमारी गन्स होती हैं, या जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, उनको हम इजीली वहाँ पे एम्प्लॉय कर सकें, डिप्लॉय कर सकें। फॉर फैसिलिटेशन ऑफ लेजिटिमेट ट्रेड एंड ट्रैवल। अभी क्या है कि क्रॉस बॉर्डर्स की इलीगल ट्रैफिकिंग बहुत होती है, स्मगलिंग बहुत होती है, क्राइम्स भी बहुत होते हैं। तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हम वहाँ पे अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, इलीगल कोई ट्रैफिकिंग ना हो रही है उनको अच्छे से सुपरवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या हो रहा है, जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम डेवलपिंग कर रहे हैं, इसका लिमिटेशन क्या है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन है। 2017 में कैग की रिपोर्ट थी, उन्होंने बोला था कि भी बॉर्डर एरियाज़ में हमने 73 रोड्स को अलॉट किया था, जबकि
मार्च 2016 तक सिर्फ 22 रोड्स ही कंप्लीट हुई थी। ठीक है, इसी तरह 14 स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइंस भी उन्होंने बोला था हम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मॉनिटरिंग नहीं है, कोई भी देखता नहीं है कि भी रोड्स कैसी बन रही हैं, डिफेक्टिव रोड्स हैं या फिर ड्रेनेज फैसिलिटीज़ ही नहीं है। अब एक बात बताओ, बारिश होती है, रेन होती है, तो वहाँ पे अगर ड्रेनेज ही नहीं होएगी तो अल्टीमेटली रोड क्या आएगी, वो टूट जाएगी बाद में, अगर उसको ड्रेन होने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा। ठीक है, मल्टीपल अथॉरिटीज़ हैं, आर्मी को जो बॉर्डर एरिया है उसको मैनेज करते हैं मल्टीपल अथॉरिटी। कहीं पे आर्मी मैनेज करती है, कहीं पे इंडो तिब्बतन की बॉर्डर पुलिस मैनेज करती है, कहीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है। ठीक है, चाइना में क्या है, एक ही कमांड है, एक ही सिक्योरिटी फोर्स है जो सब मैनेज करती है। अब मल्टीपल अथॉरिटी होंगी तो उनमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ यूनिटी हो जाएगी। अभी क्या है, कहीं पे जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, कहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है, जिस वजह से कभी कभी क्या होता है, इन दोनों में मैच नहीं हो पाता, यूनिटी नहीं हो पाता। इस वजह से भी क्या होता है, लैक हो जाती है ये मतलब कि जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डिले हो जाती हैं। स्टाफ की डेफिशिएंसी है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसमें स्टाफ नहीं है या स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स पर डिपेंड है। इसमें क्या है, एलोकेशन ऑफ फंड्स भी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड चाहिए वो भी क्या है, ज़्यादा नहीं एलोकेट हुए हैं। अब शेखर कमेटी क्या है, ये हमने पहले ही बता दिया, ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हमने कॉन्स्टिट्यूट करी थी ताकि हम क्या कर सकें, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको रीबैलेंस कर सकें और कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एनहेंस कर सकें। इसने अपनी रिपोर्ट 2016 में क्या करी थी, सबमिट करी थी। इन्होंने रिकमेंडेशन ये करा था कि हमें अपना डिफेंस के बजट को इंक्रीज़ करना चाहिए, जो फ़िलहाल अभी हम 2% से कम खर्च करते हैं डिफेंस पे, उसे इंक्रीज़ करके 2.5 से 3% हमें 2.5 से 3% ऑफ GDP हमें खर्च करना चाहिए। रीस्ट्रक्चर करना है रिपेयर कॉलोनीज का, इसमें हमें इंक्लूड करने हैं बेस वर्कशॉप्स, एडवांस बेस वर्कशॉप, कुछ वर्कशॉप्स हैं जो आर्मी में हमें इंक्लूड करना है। हमें क्या करना है, एस्टेब्लिशमेंट करने मिलिट्री फार्म्स की या आर्मी पोस्टल की, कहाँ पीस लोकेशंस पे। ठीक है, तो यही सब बात कर रही थी। अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं देख लेते हैं। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो लोग रह रहे हैं बॉर्डर एरिया के अराउंड, उनके वेलबींग को क्या कर सकें हम, फोकस कर सकें। ठीक है, ताकि उनकी जो लाइफ है वो सेफ़ रहे, सिक्योर रहे। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट क्या है, इसके अंदर इन्होंने 60 प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया है, जिसमें बॉर्डर एरिया के अराउंड ये रोड्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, हेलीपैड्स, प्रमोशन ऑफ बॉर्डर टूरिज्म, इन सबको क्या करेंगे, एनहेंस करेंगे। इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स को कम्प्लीशन, अभी क्या है 21 रोड जो प्लान हुई थी फर्स्ट फेज़ में, उसमें से 36 ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। एक्सपेडिटिंग फ्लो फॉरेस्ट टूरिज्म, इन्होंने बोला कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क के लिए गवर्नमेंट को अकॉर्ड किया है कि जनरल अप्रूवल की फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के 1980 के अंडर ये है कि जनरल अप्रूवल देना ही पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को, क्योंकि ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर वर्क से रिलेटेड कोई काम है। अभी क्या किया हमने, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी क्रिएट किया है। ये क्या करेगी, जो BRO के कुछ प्रोजेक्ट्स को ये काम करेगी, लाइक मतलब कि इससे क्या होएगा, जो BRO के ऊपर जो बर्डन है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ काम क्या है ये कर देगी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमने नया बनाया है ये कुछ काम करेगी। हम क्या करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी उसके अंदर एनहेंस करेंगे। ठीक है, इंक्लूसिव करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा जो मॉडर्नाइजेशन हो सके, सप्लाई चेन हमारा अच्छा हो सके। ठीक है, सर्वेलेंस हो सके, कम्युनिकेशन अच्छा हो सके। ठीक है, अब वे फोर्ड क्या है, क्या क्या करना चाहिए, ये कि हमें PPP मॉडल में काम करना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इससे क्या है कि हम गवर्नमेंट सोर्सेज को सेव कर सकते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी लाएगा, इनोवेशन अच्छी होएगी। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए हमें विद इन द सर्विसेज, मतलब कि जैसे कहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर यूनिटी नहीं रहती, तो ये है कि उनमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, जिससे हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज क्या हो सके, हमें प्रोवाइड हो सके। इन कंट्री कोलैबोरेशन यही है कि हमें जो कंट्रीज़ के जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव कर सकें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ BRO विद चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, कुछ हमें जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसके कुछ ऑर्गेनाइजेशन में या कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में। हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है जो भी डिफेंस फोर्सेस की, जिससे हम अपनी सेफ्टी को मेंटेन कर सकें, लायबिलिटी को मिनिमाइज, लायबिलिटी मतलब जो भी हमारे खर्चे हैं इससे रिलेटेड उसको मिनिमाइज़ कर सके और इंश्योर कर सके फोर्सेस को अंडरस्टैंड करें और फुलफ़िल अपना मिशन कर सके, जो हमारा मिशन क्या मेनली नेशनल सिक्योरिटी के मिशन को फुलफ़िल कर सकें। आई होप गाइज आपको ये समझ आया हो। अपना नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडियन आर्मी प्रपोजेस टूर ऑफ ड्यूटी। अब क्या है,
इंडियन आर्मी ने एक प्रपोज़ किया है टूर ऑफ ड्यूटी। इसमें क्या है, कॉमन जो सिटीजन्स हैं उन्हें अलाउ होगा कि वो आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ सोल्जर या ऑफिसर्स। कितने, सिर्फ 3 ईयर्स की शॉर्ट सर्विस पे। 3 साल की शॉर्ट सर्विस के लिए कोई भी जो इंडिया का कॉमन सिटीज़न है वो इंडियन आर्मी को एज ए उसका ऑफिसर या एज अ सोल्जर उसे ज्वाइन कर सकता है 3 साल के लिए। ठीक है। अब कुछ स्कीम्स पहले आ चुकी हैं ऐसी, जैसे वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद एक कलर सर्विस आई थी जिसमें 7 से 10 साल के लिए आप टेम्परेरी वहाँ पे एम्प्लॉय हो सकते हो। एक रिज़र्व सर्विस आई थी जिसमें आप 8 से 15 साल के लिए एम्प्लॉय हो सकते हो। ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इंट्रोड्यूस की थी आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। ठीक है। ये सर्विस, ये मेनली जो टेम्परेरी सर्विस है, ये ऑलरेडी इजराइल में प्रिवेल है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी यूथ की कमी है जो मिलिट्री सर्विस में कम है, मतलब। ठीक है। सिंगापुर में तो ये मैंडेट ही है नेशनल सर्विस कि आपको जो भी वहाँ पे जो मेल मेंबर है सिंगापुर में जो रह रहा है उसको 2 साल नेशनल सर्विस में देने ही देने, और वो मैंडेटरी है। गाइज़, आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ। टूर ऑफ ड्यूटी कुछ नहीं है कि आप जो इंडिया का कोई भी जो कॉमन सिटीज़न है वो 3 साल के लिए इंडिया की आर्मी को ज्वाइन कर सकता है एज अ सोल्जर उसका या एज अ ऑफिसर। जो टूर ऑफ ड्यूटी है वो शॉर्ट है, वॉलंटरी इंटर्नशिप है। वॉलंटरी इंटर्नशिप मतलब कि अपनी मर्जी है, कोई मैंडेटरी नहीं है। जैसे सिंगापुर में बताइए मैंडेट है 2 साल की, नहीं, वॉलंटरी आपकी अपनी मर्जी है, उस हिसाब से करो। 3 साल का ही प्रोग्राम हो करेगा। इसमें उन यूथ्स के लिए है जो वहाँ पे परमानेंट नहीं रहना चाहते लेकिन वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं मिलिट्री के प्रोफेशनल के थ्रिल कोर्स के एडवेंचर को। प्रपोजल ने ये सुजेस्ट किया है कि इन 3 साल में जो भी उनको इनकम देंगे हम वो टैक्स फ्री होगी, और 3 साल के एंड में हम उन्हें कुछ प्रोवाइड करेंगे, लाइक उन्हें पब्लिक सेक्टर की जॉब में उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी, या भी जो पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स वो करना चाहते हैं उनमें भी उन्हें क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी। मतलब कुछ ना कुछ टोकन लंप सम के रूप में हमें उन्हें कुछ प्रोवाइड करेंगे। हाउएवर कोई भी उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है। ना कोई लीव की कोई या पेंशन ग्रेचुटी, ये कुछ नहीं दिया जाएगा जो भी टूर ऑफ ड्यूटी के ऑफिसर्स होंगे। अब बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट्स तो यही है कि यूथ की एनर्जी को हम अच्छी जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हेल्दी सिटीज़न बना सकते हैं। लाइक अभी आजकल का सिटीज़न क्या है, यूथ क्या है, टिकटॉक पे लगा है, फेसबुक पे लगा है, सारा दिन बर्बाद कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूथ के जो सिटीज़न हैं उनके जो पोटेंशियल है, उनकी एनर्जी है, उसे हम अच्छी जगह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनको एक तरह की हेल्दी सिटीज़न बना सकते हैं। ये भी क्या कर रहा है कि इससे क्या है कि बंदे के मन में एक नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज़म की भावना डेवलप होएगी। जो भी 3 इयर्स की सर्विसेज का हम एक ऑफिसर को 3 साल काम करने का पैसा देंगे, जो कॉस्ट पड़ेगी वो बहुत ही कम पड़ेगी, जिससे जो आर्मी का एक्सपेंडिचर है वो भी बहुत कम होगा। और अब जब एक्सपेंडिचर कम होगा तो हम बचे हुए पैसे से कुछ आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बाय कर सकते हैं, कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स हम परचेज़ कर सकते हैं कंट्री से, या खुद ही बना सकते हैं। इसमें ये भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट को भी हम एड्रेस कर सकते हैं ऐसी 3 साल की इंटर्नशिप यूथ को देके, क्योंकि इंडिविजुअल की अर्निंग टैक्स फ्री होगी तो ये सेव करेगा, इंक्रीज़ करेगा इंडिया की खुद की डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। 1 मिनट। प्रपोजल सेज दैट नेशन एंड द कॉर्पोरेट्स आर लाइकली टू बेनिफिट। जो नेशन मतलब कि जो मेनली कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 3 साल आप वहाँ काम करके आओगे तो वो एक बंदा ट्रेंड होगा, डिसिप्लिन्ड, एक कॉन्फिडेंस में होगा, एक इंटेलिजेंट होगा, कमिटेड होगा वो बंदा, मैन या कोई भी मैन या वुमेन कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो इससे क्या होएगा, जो फर्दर वो आगे किसी भी काम में जाएगा, किसी भी फील्ड को ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होएगी। ठीक है। यही कहना है, ये एक महिंद्रा ग्रुप ने ऐसा बोला था। ठीक है। अब कंसर्न्स क्या है टूर ऑफ ड्यूटी प्रपोजल में? कंसर्न यही है कि भी इनके ऊपर अभी इतनी प्रिपेयर्डनेस नहीं होगी या इनके पास इतनी स्किल्स नहीं होगी, वो एकदम से वॉर के लिए रिक्रूट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये थोड़ा हम दिक्कत है, इसलिए हम अगर उन्हें कहीं पे डिप्लॉय भी करना चाहते हैं तो हम उन्हें वहीं डिप्लॉय कर सकते हैं जहाँ पे नॉन ऑपरेशनल टास्क हो। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है ये ऑलरेडी हमारे है, वैसे अगर देखा जाए इज़ इट ऑलरेडी इन प्लेस फॉर इक्विपमेंट ऑफ शॉर्ट सर्विस। और जो नेशनल जो एनसीसी है वो उन्हें मिलिट्री एक्सपीरियंस भी देता है। तो एक तरह से बोला जाता है ये जो एफर्ट जो हम लेके आए हैं टूर ऑफ ड्यूटी एक तरह से डुप्लीकेशन है। ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी है जो इसकी शॉर्ट सर्विस कमीशन की। अब क्या है, जो टूर ऑफ ड्यूटी में जो भी ऑफिसर ज्वाइन करेगा उसे पता ही है यार 3 साल बाद तो मुझे जाना ही जाना है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी हाई नहीं होगी वहाँ पे, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि वो अपने फ्यूचर को लेके अभी क्या रहेगा, थोड़ा सा अनसर्टेन रहेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी हाई वहाँ पे नहीं रहेगी। अभी क्या है, इसमें ये देखा जा रहा है आर्मी को एक तरह से हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जो लोगों का अच्छे से पोटेंशियल नहीं यूज़ कर पाएंगे,
ठीक है। टूर ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स को एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन बहुत ही कम ऐसे होंगे जिसमें ये सब पाए जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहे हो? आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं उन सब में सारी क्वालिटी होती है, लेकिन अब हम किसी भी कॉमन सिटीजन को अलाउ कर दें कि आओ यार तुम ज्वाइन करो हमें 3 साल के लिए, तो ज़रूरी नहीं है ये क्वालिटी सब में पाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, ये कंसर्न शो कर रहे हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि वैसे तो ये जो शॉर्ट टर्म स्कीम है अट्रैक्टिव है, लेकिन हमें बैलेंस लेके चलना पड़ेगा स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग को लेके और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। मगर एक तो जो रिक्वायरमेंट है आर्म फोर्सेस में उसको लेके और जो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है उनको दोनों को लेके बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, इट शुड बट डन विदाउट डाइल्यूटिंग द इथोस मॉरल्स एंड वैल्यू सिस्टम ऑफ। हमें ये इस तरह से करना चाहिए कि जो आर्म्ड फोर्सेस का कुछ भी हम डाइल्यूशन ना कर सकें, ना उनके मॉरल्स का ना उनके वैल्यू सिस्टम का। ठीक है गाइस, तो आई होप सो आपको ये समझ में आएगा। इसका आज लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। इंडियन आर्मी ने अभी पोस्टपोन किया है जो न्यू इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को लॉन्च करने वाले थे कोरोना के चलते। इंडियन आर्मी ने उसके लॉन्च को क्या कर दिया, अभी पोस्टपोन कर दिया। देखो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप क्या होते हैं, ये ब्रिगेड साइज़ के होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशन होते हैं। ये क्या है, एकदम से लॉन्च कर सकते हैं स्ट्राइक अगेंस्ट द एडवर्सरी। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है, लाइक कोई भी इंसर्जेंसी होती है, इमरजेंसी होती है, तो जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं वो एकदम से क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है। आप एक बार देख लेते हैं, मैं आपको थोड़ा पहले दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होता है क्या, देखो पहली बात, जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की जो कंपोजिशन होती है ना, वो हर जगह अलग अलग होती है। अगर तो उनको आप डेजर्ट के एरिया में लगाओगे तो वहाँ उनकी कुछ क्या होता है, उनका वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, वो अलग होगा। और अगर आप माउंटेन्स में उन्हें लगाओगे तो वहाँ पे उनकी क्या होगी, कंपोजिशन कुछ अलग होगी। जो हर एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होता है उसको हेड किया जाता है, उसका जो हेड होता है मेजर जनरल होता है, और हर एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में 5000 ट्रूप्स होते हैं, 5000 सोल्जर होते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप क्या होता है, उसके अंदर 5000 सोल्जर्स होते हैं और उसको हेड किया जाता है मेजर जनरल के द्वारा। जो कंपोजिशन होती है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की, वो डिफर करती है लोकेशन के अकॉर्डिंग। अगर तो आपने डेजर्ट में उनको ऑपरेट किया तो उनकी वहाँ पे कंपोजिशन कुछ अलग हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे उनकी नीड्स कुछ अलग हो सकती हैं। और अगर आपने माउंटेन्स में लगा दिया या जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी है वहाँ पे आपने लगा दिया तो वहाँ उनकी कंपोजिशन अलग होगी। ठीक है, जो IBG है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करता है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन क्या होती है इंडियन आर्मी की, ये क्या कर सकते, स्विफ्ट मतलब ये एकदम से ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सकता है वेस्टर्न बॉर्डर में विद इन डेज इफ़ अ सिचुएशन ऑफ फुल। अगर कोई ऐसी सिचुएशन एकदम से वॉर की अराइज हो जाए तो वो क्या कर सकता है, एकदम से वेस्टर्न बॉर्डर वगैरह पे विद इन डेज, मतलब कहते हैं 12 से 48 आवर्स में, मतलब कि 12 से 48 घंटे में ये खुद को डिप्लॉय कर देता है अगर कहीं भी वॉर की सिचुएशन आ जाए। ये डॉक्ट्राइन हमें अलाउ करती है कि अगर लाइक पाकिस्तान बॉर्डर पे कुछ भी अगर इंसर्जेंसी होती है तो वहाँ पे ये अटैक्स को जो IBG है इंटीग्रेटेड बैटल को वो इजीली सस्टेन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। बाकी क्या है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेटेड, मैंने आपको बोल ही दिया था, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप क्या होता है, ब्रिगेड साइज होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं ये, क्योंकि इनके पास सब चीज़ होता है। ईजिली स्विफ्टली मतलब कि जल्दी लॉन्च करते थे स्ट्राइक अगेंस्ट द एडवर्सरी इन केस ऑफ हॉस्टिलिटी। ये मोबिलाइज कर सकते हैं 12 से 48 आवर्स में बेस्ड ऑन द लोकेशन। जबकि इसके पास क्या होता है, सब कुछ आर्टिलरी भी होती है, आर्म्ड भी होती हैं, कॉम्बैट इंजीनियर भी, सिग्नल, सब कुछ होता है इनके पास। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं ये दोनों एक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑफेंसिव भी डिफेंसिव भी। एनिमी को अटैक को खुद को डिफेंस भी कर सकते हैं, ऑफेंस भी करते हैं, उन पर भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, जो 3 T's पे ये काम करता है जो IBG होता है, थ्रेट, टेरेन, टास्क। ठीक है, इनको लाइट होना होता है, मतलब ये लॉजिस्टिक्स में लो होते हैं, मतलब लाइट होते हैं, तभी वो इतनी जल्दी क्या करते हैं, मोबिलाइज हो जाते हैं। सो गाइज़, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो तब के लिए टाटा।